वेलकम टू द चैनल फिजिक्स में डीजी। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉपिक एटम के अंतर्गत हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की डिटेल्ड एनालिसिस कंप्लीट जानकारी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। क्या है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसके एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या डिफरेंस है और कितनी स्पेक्ट्रल सीरीज़ हैं, वो स्पेक्ट्रम के किस हिस्से को बिलोंग करती हैं, कैसे बनती हैं, उनका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, सब कुछ आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो कैसा लगा या आपको कोई डाउट्स हो जरूर पूछिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। हाइड्रोजन सिंपलेस्ट एटम है और उसका स्पेक्ट्रम भी सिंपलेस्ट है। उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट, हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है। वो मान लीजिए वो nth ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी, उसकी रेडियस और उसकी टोटल एनर्जी का क्या फार्मूला होगा, क्या रिलेशन होगा, कैसे डिपेंडेंस होगी, वो किस ऑर्बिट में है। तो वो इंपॉर्टेंट टिप पहले देखिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में है तो उसकी स्पीड होगी 1/n से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और ऑर्बिट की जो रेडियस होगी वो n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। टोटल एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, वो किसके बराबर डिपेंड करती है, कैसे, 1/n स्क्वायर, यानी n स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप, कुछ एटम्स होते हैं जो हाइड्रोजन लाइक एटम कहे जाते हैं, यानी उनमें भी उनका आयन जो बनता है वो एक पॉजिटिव चार्ज सिंगल प्लस हाइड्रोजन आयन कैसा होता है, H+ आयन। तो अगर हीलियम की बात करें तो अल्फा पार्टिकल तो डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम होता है, लेकिन अगर हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकालें उससे तब क्या होगा, सिंगल आयनाइज। अब किसके कंपेरेबल हो गया, हाइड्रोजन के कंपेरेबल। ऐसे लिथियम में से क्या करें हम, 2+ लिथियम 2+ आयन, वो भी क्या होगा, ऐसा आयन होगा जो हाइड्रोजन आयन की तरह होगा। तो इनके लिए क्या होगा, जो हाइड्रोजन लाइक एटम्स होते हैं उनके लिए यही रिलेशन कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले याद कर लीजिए, उस रिलेशन में जहाँ जहाँ जितने भी रिलेशंस ये वेलोसिटी, रेडियस और टोटल एनर्जी के हाइड्रोजन एटम के लिए हैं, तो जहाँ जहाँ उनमें E² आया है वहाँ ZE² से रिप्लेस कर देंगे सारे फॉर्मूले में। तो हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए क्या फार्मूला बन जाएगा, तो जो यही वेलोसिटी है वो Vn = Z/n हो जाएगा। तो nth ऑर्बिट की जो रेडियस है तो रेडियस का फार्मूला क्या हो जाएगा, n²/z। बात कर रहे हैं मैं हाइड्रोजन लाइक एटम्स की। और एनर्जी का, तो एनर्जी का फार्मूला क्या हो जाएगा, En = Z²/n²। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में दो तरीके के स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या होता है एमिशन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक गैस को या वेपर को एक्साइट करते हैं, कैसे, इलेक्ट्रिक करंट पास करके, और तब उससे आने वाली ट्रांसमिटेड रेडिएशन की स्टडी की जाती है। उसमें क्या मिलता है कि जो स्पेक्ट्रम है उसमें कुछ ब्राइट लाइंस हैं ऑन द डार्क बैकग्राउंड। ये जो ब्राइट लाइंस हैं यही तो एमिटेड रेडिएशंस हैं, वही है उस गैस की या वेपर की कैरेक्टरिस्टिक। स्पेक्ट्रम जान लीजिए वही काम करता है जो फिंगरप्रिंट्स काम करते हैं ह्यूमन बीइंग में। तो हर गैस की कैरेक्टरिस्टिक भी सबकी, हर मटेरियल की अलग अलग होती है, उसकी स्टडी करते हैं स्पेक्ट्रम। तो ये होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। जब भी किसी गैस या वेपर को चैम्बर में रखा गया और स्पेक्ट्रोमीटर से स्टडी की गई, उसके ऊपर वाइट लाइट पास करके ट्रांसमिटेड लाइट की, यानी कि चैम्बर में गैस या वेपर भरी हुई है, वाइट लाइट उसके ऊपर से पास की जा रही है। तो वो जब वाइट लाइट ट्रांसमिट हो रही है उसमें क्या पाया जा रहा है, ब्राइट बैकग्राउंड पर डार्क लाइंस। ध्यान रहे ये डार्क लाइंस उन्हीं पोजीशंस में है जो ब्राइट लाइंस थी एमिशन स्पेक्ट्रम में। इसका मतलब क्या है, एक्साइटेड होने पर जिन वेवलेंथ को कोई भी गैस एमिट करती है वही वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वाइट लाइट गुजरती है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम में 1 मार्क क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि क्या डिफरेंस है। याद रख लीजिए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है कि गैस को चैम्बर में भरा, स्पेक्ट्रोमीटर से ट्रांसमिटेड लाइट की स्टडी की गई, इसके ऊपर व्हाइट लाइट डाली गई और ट्रांसमिटेड लाइट की स्टडी की गई, तो देखा गया राइट बैकग्राउंड पे डार्क लाइंस। ये जो स्पेक्ट्रम है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब करते हैं बात लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम की। हाइड्रोजन एटम जब ग्राउंड स्टेट में होता है, ग्राउंड स्टेट का मतलब है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है n = 1 फर्स्ट ऑर्बिट में, न्यूक्लियस के सबसे पास। अब न्यूक्लियस के सबसे पास है, सबसे ज़्यादा बंधाव है न्यूक्लियस से उसका, तो उसकी एनर्जी मोस्ट नेगेटिव, तो उसे क्या कहेंगे, लीस्ट। मोस्ट नेगेटिव को लीस्ट कहेंगे।
और कितनी एनर्जी होती है, वो टोटल एनर्जी दी जाती है हाइड्रोजन एटम के लिए माइनस RHc अपॉन n स्क्वायर EV, ये तो जनरल फार्मूला है। अगर n इक्वल टू 1 रख देंगे तो फर्स्ट एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट की, n इक्वल टू 2 रख देंगे तो सेकेंड ऑर्बिट की। हाँ, RHc में R है रेडबर्ग कांस्टेंट, H है प्लैंक्स कांस्टेंट, C है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इन तीनों का प्रोडक्ट, ये तीनों ही कांस्टेंट है, याद रख लीजिए, इन तीनों का प्रोडक्ट EV में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है, 13.6 के बराबर। तो ये एक और तरीका है कि टोटल एनर्जी कितनी होती है। nth ऑर्बिट में अगर हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर EV। अब अगर हम इसमें n इक्वल टू 1 रख लेंगे तो वो किस ऑर्बिट में है, फर्स्ट ऑर्बिट में, उसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट। तो जो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, उसको ऐसे प्लॉट करके दिखाया जाता है कि ये अगर यहाँ पर हम स्टेट्स देखें एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर टोटल एनर्जी लें, तो ग्राउंड स्टेट के लिए हम n इक्वल टू 1 रखेंगे इस रिलेशन में, और कितनी एनर्जी आ जाएगी, माइनस 13.6 EV यहाँ लिखी गई है, ये फर्स्ट वन। इसके बाद अगर एटम को एनर्जी मिलती है तो ये हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं, वहाँ कुछ देर 10⁻⁸ सेकंड रुकने के बाद फिर ये लौटते हैं ना, और जब लौटते हैं उसमें जो एमिट करते हैं जो भी रेडिएशन, उस रेडिएशन की तो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ अपनी होगी ना, वही हमें जो एमिटेड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ निकालने को आता है एमिशन स्पेक्ट्रम में। तो कैसे निकालेंगे, हम इसी एनर्जी फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए कि अगर वो फर्स्ट ग्राउंड स्टेट से पहुंचता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, ध्यान रखिएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच रहा है, लेकिन n इक्वल टू अब क्या रखेंगे, 2। यहाँ पर बच्चे बहुत गलती कर देते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल दिया जाता है जिसमें कहा जाता है हाइड्रोजन एटम इज इन द थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो बच्चे n इक्वल टू 3 रखाते हैं। नहीं, n इक्वल टू 4 रखना पड़ेगा, क्योंकि ग्राउंड के लिए तो n इक्वल टू 1 हो गया ना, तो फर्स्ट एक्साइटेड के लिए n इक्वल टू 2, सेकेंड एक्साइटेड के लिए n इक्वल टू 3। तो ये सारे एक्साइटेड स्टेट्स को ध्यान में रख के आपको पढ़ के तब काम करना है। आगे क्वेश्चन दिया है उसको समझ लीजिए कि जो एक्साइटेड स्टेट्स का नंबर है उसमें सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कह रहे हैं, तो इसका मतलब है n इक्वल टू 3, तो n है 1+। ठीक है, अब आपने देखा कि जो हाइड्रोजन में अगर उसको एटम को एनर्जी मिली तो कितनी एनर्जी दी जाए कि वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ जाए। मैं जो एक एक सेंटेंस कह रही हूँ ना, ये 1 मार्क के क्वेश्चन है, तो कितनी एनर्जी दी जाए कि वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ जाए, यही पूछ लिया गया। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ जाए, इसका मतलब n इक्वल टू 2 रख दें। यहाँ पर n इक्वल टू 2 रख देंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो माइनस 13.6 अपॉन 4 कर देंगे तो यह आ जाएगा माइनस 3.4। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की ये एनर्जी है, ये आंसर नहीं है, ये है एनर्जी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की। कितनी दी जाए, कैसे निकाला जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। अब आप देखो माइनस 3.4 माइनस माइनस 13.6, कितना आ गया डिफरेंस इसका, आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना आ गया, 10.2 इतना। तो इतनी एनर्जी ग्राउंड स्टेट से अगर दी जाए तो वो पहुंच जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। ऐसे ही फिर नेक्स्ट वाले में, तो नेक्स्ट के लिए n इक्वल टू 3 करते करते हम अगर हाइड्रोजन को एटम को आयनाइज करना चाहें, बहुत पूछा जाता है डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी, ये भी पूछा जाता है डिफाइन आयनाइजेशन पोटेंशियल। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको आयनाइजेशन एनर्जी पता है और आयनाइजेशन पोटेंशियल नहीं पता। भाई किसी इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट से एक्सेलरेट किया जाए तो उसकी एनर्जी EV हो जाती है ना, तो एनर्जी EV है, पोटेंशियल V है। और आयनाइजेशन एनर्जी क्या है कि ग्राउंड स्टेट से n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू इन्फिनिटी तक एटम को ले जाना है, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। इन्फिनिटी पर एनर्जी कितनी होती है, 0। तो किसी भी एटम को, या हाइड्रोजन के लिए पूछा जा रहा है, तो हाइड्रोजन एटम को अगर आयनाइज करना है तो ग्राउंड स्टेट से n इक्वल टू इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है। पूछा जाता है कितनी होती है आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन एटम के लिए, तो आप कैसे निकालोगे, n इक्वल टू इन्फिनिटी पर एनर्जी 0 हो जाएगी। उसी तरीके से अब की बार क्या लगा देंगे, ग्राउंड से आयनाइजेशन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, आयनाइजेशन की एनर्जी हो गई 0, 0 माइनस माइनस 13.6, कितना आ गया 13.6 EV। ये एनर्जी है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। पोटेंशियल कितना है, आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना है, तो E हटा दो, 13.6 वोल्ट। कई बार ऑप्शंस वाले देखिए कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन दिया रहता है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम, तो वो माइनस 13.6 EV, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस 13.6 EV। कैसे आया देख लिया आपने, समझ लिया है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात अगर करें, उसके एमिशन स्पेक्ट्रम की, एमिशन स्पेक्ट्रम मतलब होता है हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन होना।
ट्रांजिशन का शो करते हैं एरोज से। जैसे यहाँ पर ये हायर एनर्जी स्टेट्स हैं, तो हायर से लोएस्ट या ग्राउंड एनर्जी स्टेट में जो भी ट्रांजिशन आ रहे हैं, ये सारे जो एक सीरीज बनाते हैं, इस सीरीज का नाम है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज मतलब n=1 में आने वाले सभी हायर एनर्जी लेवल से ट्रांजिशंस। ठीक इसी तरीके से अगर n=2 में सारे आ रहे हैं ट्रांजिशंस हायर एनर्जी लेवल से तो बामर सीरीज, n=3 में आ रहे हैं तो पास्चन, 4 में आ रहे हैं तो ब्रैकेट, 5th में आ रहे हैं तो पीफन, आगे और भी सीरीज होती है लेकिन हम लोग इतनी ही पढ़ते हैं। तो इसका वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इन ट्रांजिशंस की क्या होगी, कैसे निकालेंगे, उनकी एनर्जी क्या होगी, तो आपने तो देख लिया, एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है। रही बात उनकी वेवलेंथ की, तो एम्पिरिकल फार्मूला दिया जाता है वेवलेंथ के लिए किसी भी सीरीज के लिए। तो जनरल फार्मूला आप याद रख लीजिए, 1/λ = R1/n1² - 1/n2²। अब इसमें अगर n1 आपने 1 रखा और n2 आपने रखा 2, 3, 4, तो ये कौन सी हो गई, लाइमन सीरीज। n1 में आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं, हायर से। तो किससे, हायर कोई भी हो सकता है इनमें से, n2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज जो भी वेवलेंथ्स हैं स्पेक्ट्रम के किस हिस्से के करस्पॉन्डिंग है, अल्ट्रावायलेट रीजन के। तो याद रख लीजिएगा, लाइमन सीरीज और स्पेक्ट्रम के ये अल्ट्रावायलेट रीजन के करस्पॉन्डिंग होती है। अब आता है बामर सीरीज का। बामर सीरीज के लिए n1 तो 2 से शुरू होगा और n2 क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे 3, 4, 5 एक्सेट्रा। बामर सीरीज विजिबल रीजन में थी, पढ़ने का सीक्वेंस है लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, लेकिन सबसे पहले ऑब्जर्व बामर सीरीज ही की गई थी क्योंकि वो विजिबल रीजन में है। बाद में सारी सीरीज पता चली। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बामर सीरीज में निकलने वाली वेवलेंथ के लिए, तो 1/λ = R 1/2² - 1/3², 4², 5², जो भी वेवलेंथ हो। शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का भी पूछा जाता है। जैसे लाइमन सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताइए, याद रखिए किसी भी सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हो तो n2 को इनफाइनाइट रख देंगे। लाइमन के लिए क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब आप देखिए लाइमन के लिए n1 = 1 है तो 1/λ = R, यहाँ पर ये 1/1 रहेगा और n2 इन्फिनिटी हो जाएगा। गलती यहाँ भी करते हैं बच्चे, वो 1/λ = R लिखाते हैं क्योंकि R भी ऑप्शंस में दिया रहता है। ये तो 1/λ है ना, वो पूछा जा रहा है वेवलेंथ बताओ, यानी कि कितना होगा 1/R। 1/λ है तो लैम्डा क्या होगा 1/R। तो ऐसे आपको ध्यान रखना, छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। अब बात आती है बामर के बाद पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड। तो वही बात है, पास्चन के लिए हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर n1 की वैल्यू 3, ब्रैकेट की n1 की वैल्यू 4 और पीफंड के लिए n1 की वैल्यू 5। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होता है, n2 की सबसे पहले वाली वैल्यू रखो। जैसे मैं पूछूं बामर सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताओ, अब बामर के लिए क्या है, n1 की वैल्यू तो 2 है और n2 हम क्या रखेंगे 3, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 - 1/9। इसका डिफरेंस लेंगे, r से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसमें रिवर्स करेंगे, वो है वेवलेंथ लॉन्गेस्ट। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सीरीज लाइमन, बामर, पास्चन किस रीजन में आती हैं, कैसे बनती हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा की डिटेल स्टडी से पूरी आपको जानकारी मिल जाएगी। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ या थर्ड लाइन की क्या है, फोर्थ लाइन की वेवलेंथ क्या है, स्पेसिंग कितनी है, ये सारा गैप, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। मुझे लगता है आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।